और जब कार्यक्रम का आगाज हो रहा है तो महाभारत का वो दोहा याद आता है, वचन दिया अब सोच रहे क्या होगा परिणाम, सोच समझ कर रहे जीवन में हर काम। कुछ ऐसे ही वादों और इरादों के साथ सेशन का आगाज करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर। चूंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, मोहताज तारो बिल्कुल भी नहीं है, एक शख्सियत है, लेकिन इनका एड्रेस जो है ये की नोट एड्रेस है। उसके बाद कुछ सवालात भी होंगे जो आपकी तरफ से भी होंगे, और डॉक्टर साहब जब बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हमारी जहन में भी आएंगे, ज़रूर डॉक्टर साहब उनका भी जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया, धन्यवाद। चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में की नोट एड्रेस है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। वैसे तो चुनाव बहुत होते रहे, लेकिन अब की बार का जो विधानसभा का चुनाव है जम्मू कश्मीर में, वो कुछ हट करके भी है, अलग भी है, एंड इट इज़ डिफरेंट इन मोर वेज देन वन, ऑल्सो बिकॉज देयर आर मेनी फर्स्ट एसोसिएटेड विद इट। बहुत सी ऐसी बातें जो पहली बार, बहुत से ऐसे पहलू जो पहली बार सामने आ रहे हैं, और उसमें दिलचस्प बात ये कि हर एक इस पहले पहलू के साथ उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी दास्तां जुड़ी है जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की 1951 से लेकर के अब तक की यात्रा के इतिहास का भी हिस्सा रही और उसके संदर्भ में भी है। सबसे पहले तो ये कि 50 साल के बाद लगभग पहली बार 5 साल की विधानसभा का चुनाव होने वाला है, समथिंग विच इज ऑफन नॉट वेरी मच हाईलाइटेड इन द मीडिया। और इसके पीछे की जो कहानी है वो अनुच्छेद 370 के साथ भी जुड़ी है, और वंशवाद के साये में जिस तरह से स्वार्थ की राजनीति पलती रही उसके साथ भी। किस्सा ये हुआ कि 1975 में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की और उनके पास कुछ इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि उस समय अनुकूल नहीं था चुनाव करने के लिए समय, अधिकतर प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी का राज था, तो एक 42-43 वेरी इनफेमस अमेंडमेंट जिसकी बड़ी आलोचना भी हुई थी उस समय, जिसके तहत एम्बलम बदला गया, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाया गया, उसी के तहत विधानसभा और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे, उनका ये प्रेरोगेटिव था कि सेंट्रल लॉ कौन सा अपनाना है कौन सा नहीं अपनाना, लेकिन एक दिन नहीं लगा उसे अपनाने में। फिर रोचक बात यह कि 3 वर्ष के बाद मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं, जनता सरकार बनती है, एंड दे ब्रिंग इन अनदर अमेंडमेंट 45-46 टू रिवर्स दिस। और 1977 से पुनः सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष से फिर से 5 वर्ष हो गया। लेकिन उस समय यहीं की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, वही मुख्यमंत्री, वही पार्टी, उन्हें 370 याद आ गई, एंड यूजिंग द एलएबी ऑफ 370 दे डिसाइडेड नॉट टू अडॉप्ट दैट लॉ। And this is something which I've been saying for decades together. 370 was used more or misused or abused by those who were the biggest vociferous votaries of it. और आज 5 और 6 अगस्त 2019 के बाद इसमें ये परिवर्तन आया और पहली बार ये 5 साल की। दूसरी पहल कि लगभग 30-35 साल के बाद एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि ना हड़ताल की कॉल है जो अक्सर पाकिस्तान से हुआ करती थी, इस्लामाबाद से, ना ही बाइकॉट की, और ये इसके पीछे जोड़ा है वो नेक्सस, जैसे उस दिन ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि देयर वाज ऑलवेज अ नेक्सस बिटवीन मिलिटेंसी, इंडस्ट्री, पॉलिटी एंड द फॉरेन स्पॉन्सर्स, एंड ईच वन ऑफ देम वाज सर्विंग हिज और देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पाकिस्तान तो चाहता था कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस बनी रहे कि सन 1947 से लेकर आज तक वो समझौता नहीं कर पाए कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो कभी कन्वेंशनल वॉर, कभी इन्फिल्ट्रेशन, कभी प्रॉक्सी वॉर, फिर ज़ियाउल हक ने 1000 वुड थ्योरी दी और ये इस प्रकार से घटनाक्रम आरंभ हुआ। और उसकी आड़ में जो तथाकथित मुख्य धारा के
राजनीतिक दल जिनका वंशवाद पुष्ट दर पुष्ट तक चढ़ता था, उनका राजनीतिक स्वार्थ पलता रहा और रातों रात न्यू रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी बिकेम विजिबल इन कश्मीर वैली। और इसी नेक्सस के चलते ये सारा होता था। और अब अगर ऐसा नहीं है तो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली एविडेंटली कंक्लूड दैट नाउ द थिंग्स आर फॉर द चेंज। तीसरी पहल जो इस बार देखी जा रही है कि मतदान 8-10% से बढ़कर के 60-70%, जिला परिषदों में और भी अधिक रहा, लोकसभा में लगभग 60% कुल मिला करके, और अब भी वही ट्रेंड। अब उसके पीछे शायद बहुत सारे, क्योंकि पत्रकारों की भी नई पीढ़ी आ गई है। एक ज़माना था जब अधिकतर हमारे एमएलए निर्विरोध चुन लिए जाते हैं। 50 और 60 के दशक में यही सिलसिला चलता रहा। रिटर्निंग ऑफिसर आखिरी दिन नॉमिनेशन पेपर सभी रिजेक्ट कर देता। जो रूलिंग पार्टी थी उन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, उसके नॉमिनी को अनकंटेस्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, एक किस्सा मशहूर हुआ था कि ये खालिक एमएलए है कि जनता एमएलए। खालिक साहब हमारे बड़े विख्यात डिप्टी कमिश्नर रहे, डोडा में रहे, उधमपुर में रहे, तो उनको इसमें सबसे ज़्यादा महारत थी। और जनता एमएलए वो जो यहाँ से एक आध प्रजा परिषद का चुन के आता। फिर दौर बदला, फिर जब आतंक का दौर शुरू हुआ तो ये आ गया 8 और 10%। सो एटलीस्ट वी वर नॉट, क्योंकि तब इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन आ गई, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ज्यूरिसडिक्शन जम्मू कश्मीर में बाद में लागू हुई। In fact, that is also the story behind the arrest of Sama Prasad Mukherjee, because when he crossed over to the side of the bridge which was in the J&K territory, he was arrested because पीछे अरेस्ट होते तो हैबियस कॉर्पस मोशन के लिए कागजात बलराज मधोक और बाकी साथी तैयार किए हुए थे, उनको इसलिए यहाँ पर अरेस्ट किया। और वही कहानियाँ फिर जब इलेक्शन कमीशन का ज्यूरिसडिक्शन हुआ तो फिर ये दौर आ गया 8 और 10%, यानी सीमित मतदान हो और उसको मैनेज करने की संभावना रहती है, और अपने उम्मीदवार को आप विधायक घोषित करवा दो। अब फिजा खुली है। In other words, in a single sentence, you can say that for the first time you are witnessing the mainstreaming of democracy in Jammu and Kashmir, which is presenting the same scenario as it is in the rest of the country, and the credit, of course, goes to Prime Minister Modi. चौथा, अनुच्छेद 370 is no longer an issue. ये राजनीतिक दलों के लिए इशू है, आम आदमी के लिए नहीं है। पहले भी ना था। अब भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती रहे कि हम वापस लाएंगे, और कांग्रेस उस पर चुप्पी साधे रखे कि वो कांग्रेस यहाँ पर 370 के खिलाफ है, वहाँ उसके हक में है। लेकिन अगर आम आदमी से पूछे, मैंने श्रीनगर में भी ये कहने का साहस किया कि अगर मीडिया के कुछ लोग एक सर्वे कर लें तो श्रीनगर की गली कूचों में चलने वाले आम इंसान से पूछा जाए तो वो भी 370 के हक में नहीं है। क्योंकि सबसे अधिक शोषण यदि हुआ है 370 के नाम पर तो वो कश्मीर घाटी के अवाम का हुआ है। उसका नाम लेकर के, उसकी पैरवी करके 370 वॉज बीइंग मिसयूज्ड। उसकी अब बहुत सारी मिसालें, उसमें जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। एक मिसाल मैंने आपके सामने रखी जो विधानसभा के कार्यकाल को लेकर, बल्कि जो आम इंसान था उसको उन अधिकारों, उन सुविधाओं, उन सहूलतों से वंचित रखा गया जो देश भर में उपलब्ध थे। चाहे वो 6 साल की असेंबली के द्वारा उसका मतदान का विलंबित हो गया, चाहे उसको अनेकों अन्य अधिकार, और 10 वर्षों में अब विशेषकर मोदी जी के आने के बाद ख़ासतौर से जो युवा है कश्मीर का, ही इज़ हाईली एस्पिरेशनल, वेल इन्फॉर्म्ड, और वो समझता है कि किस तरह से मोदी जी ने अनेकों आयाम, मौके, अवसर उसके लिए उपलब्ध करवाए हैं। ही डजंट वांट टू मिस द बस, और इसलिए 370 के पक्ष में वो भी नहीं। पांचवी बात ये कि पहली बार कोई भी विरोधी दल ना आज़ादी जिंदाबाद कह रहा है इलेक्शन में, ना पाकिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि कश्मीर में एक ऐसा चलन था कि
अगर किसी मुलाजिम, किसी कर्मचारी की आप छुट्टी सेंक्शन ना करें अफसर, तो वो भी दफ्तर के बाहर जाकर के कहता था पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सो इट बिकेम अ काइंड ऑफ अ विपिंग हॉर्स, उससे सभी डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन पहली बार आपने देखा इस चुनाव में कोई अलगाववादी नारा नहीं लगा। और छठी बात ये कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानबाजी के अंदाज में तब्दीली आई। 60 और 70 के दशक में एक किस्सा मशहूर था कि कश्मीर के सियासतदान जेब में 3 प्रेस नोट लेकर के चलते हैं, एक श्रीनगर में बांटते हैं, दूसरा जम्मू और तीसरा दिल्ली जाकर के। अखबार 3 दिन के बाद पहुंचती थी। श्रीनगर में एक अब्दुल्ला सन्स हुआ करते थे, यहाँ एक रैना न्यूज़ एजेंसी थी। तब तक टू द रियल टाइम रिपोर्टिंग बाय गाइस लाइक यू। और यही कारण है कि कांग्रेस अब चुप है। 370 को लेकर के उनका क्या पक्ष है, वो खामोश है। अगर वो जमाना होता तो शायद वो खुल के बोलते। एंड मे बी एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, some of these politicians are still trying the tricks of the last election while the voter has moved on, and maybe this will help them also to educate themselves and reorient themselves to the changing scenario. एक और पहल ये कि पहली बार वंशवाद के दायरे से निकल करके चुनाव हो रहा है। 900 से अधिक हमारे उम्मीदवार हैं और 40% निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार। सो इट हैज़ लेफ्ट द फील्ड ओपन for the people to decide, and the ultimate available only on the 8th of October. मीडिया वालों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं रखी कि वो बड़ा ज़्यादा एग्जिट पोल कर सकें। सो इट हैज़ लेफ्ट देम ऑल्सो अनक्वेंच्ड। और 8वीं के पहली बार पाकिस्तान से आए हुए हमारे भाई बहन इस बार मतदान करेंगे, और उसके पीछे भी ये दास्तां है। I think this is the only example in the entire world where you denied citizenship rights to a large section of population for as long as almost 7 decades. अगर आजकल आप कहीं विदेश में चले जाएं तो 10-15 साल के बाद वहाँ भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और यही वो वर्ग है जिसने हिंदुस्तान को 2 प्रधानमंत्री दिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इधर का कुमार गुजराल। खुदा ना करे अगर वो यहाँ आकर के सेटल हुए होते तो दे वुड हैव आल्सो सफर्ड द सेम प्लाइट। ना वोटिंग राइट रहता, ना सिटीजनशिप। और इसके पीछे इसलिए ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि ये जो बंटवारे से उजड़ करके जो हिंदुस्तान आए थे लोग, बहुत सारे दिल्ली भी गए, उनके दिल में हमेशा एक कसक थी कांग्रेस के खिलाफ। वो दे ऑलवेज हैड कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द बंटवारा। आम इंसान उस वक्त भी बंटवारे के हक में नहीं था। मैंने कई बार लिखा, द बिगेस्ट मिसकैरेज ऑफ रीसेंट हिस्ट्री हैज़ बीन द पार्टीशन। वी सर्व नो पर्पस। और उनको ये लगता है कि ये नेहरू और जिन्ना की महत्वाकांक्षा के कारण बंटवारा हुआ और हमें उजड़ना पड़ा। और इसलिए यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टियाँ थी, उन्होंने 35 से 370 की आड़ लेकर के उनको लगा कि शायद ये हमारे वोट, क्योंकि उस समय, अब बात चलेगी तो बहुत सारे विषय जुड़ जाते हैं, तो हम तो फिर वो छेड़ेंगे तो दूसरी तरफ बात चले जाएगी। हकीकत यह है कि 1947 में रिगार्डलेस ऑफ द कम्युनिटी, आम जनता में इसका विरोध हुआ। 2 नेशन थ्योरी कहा गया, लेकिन मुसलमान तबके में एक बहुत बड़ा फोरम बना था, प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम, जिसमें कैफी आजमी थे, जानिसार अख्तर थे, साहिर थे, मोहसिन भोपाली थे। उन्होंने बड़ा ज़ोरदार इसका विरोध भी किया था। और फिर साहिर तो 1 साल के लिए पाकिस्तान चले गए, 1948-49 में वापस आए। लेकिन ही फेल्ट सो डिसगस्टेड व्हेन द पार्टीशन एक्चुअली हैपेंड, तो उन्होंने एक नज़म लिखी कि वो लोग गए, वो दौर गया, वो लोग गए इस धरती से जिनका नारा बंटवारा था। यानी इट्स अ गुड रिडन्स दैट वी दे हैव लेफ्ट। लेकिन उस समय चूँकि कुछ एक लोगों की महत्वाकांक्षा थी, और ये घटनाक्रम चूँकि ये शरणार्थी भाइयों ने देखा था, इसलिए उन्हें वंचित रखा गया। दूसरी बात शायद हमारे ध्यान में है कि नहीं, ये 10 साल का अंतराल आया है पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव के बीच में। इसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं को लेकर के 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, विच themselves have a story to tell।
लगभग 60 वर्ष के बाद जिला परिषदों का गठन हुआ। और यह भी कभी कभी विश्लेषण किया जाएगा कि जब सारे देश में जिला परिषदें गठित थी तो यहां क्यों नहीं की गई। और साथ ही साथ पहली बार 73 और 74 संशोधन पंचायती राज एक्ट का यहां लागू हुआ। और ये पंचायती राज एक्ट कांग्रेस की सरकार ने लाया था। राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो राजीव गांधी ने किए थे, 1-2 में से तो विफल हो गए। एक असम अकॉर्ड था, दूसरा श्रीलंका अकॉर्ड था, विच ऑल्सो कॉस्ट हिम हिज लाइफ, और तीसरा था ये। और यहाँ पर कांग्रेस और उनकी सहयोगी सरकारें थी, लेकिन अपनी ही पार्टी के द्वारा किया गया निर्णय यहाँ लागू नहीं किया गया, क्योंकि जब 73-74 अमेंडमेंट लगता है तो केंद्र से जो राशि निर्धारित की जाती है स्थानीय इकाइयों के लिए, वो सीधे सीधे प्रतिनिधियों के पास जाती है, चाहे पंच हो, सरपंच हो, काउंसलर हो। और ये ना लगने से वो सीधी सीधी मुख्यमंत्री की तिजोरी में रहती है। सो दैट ऑल्सो इन अ वे टेस्टिफाइज हाउ 370 वॉज बीइंग यूज्ड। और ये वही लोग हैं, एक दल कहता था सेल्फ रूल, और साथ ही साथ 73-74 नहीं लगाना, डीडीसी नहीं बनने देना। तो जो सेल्फ रूल जो धरती से ही ना जन्मा हो, जो ग्रास रूट ही ना हो, तो सेल्फ रूल कैसा? कि जो आंख ही ने टपका वो लहू क्या है, गालिब ने कहा। तो दिस वाज रूल ऑफ द सेल्फ पॉसिबली। और दूसरा दल कहता था ऑटोनॉमी, यानी खुद मुख्तियारी। तो जब आपने नागरिक को खुद मुख्तियार नहीं रहने दिया, तो आप किसकी खुद मुख्तियारी का बात कर रहे हैं? तो खुद मुख्तियार खुद हो गए, उनका खानदान हो गया। तो फिर गालिब याद आ गया कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन आसमां क्यों हो। सो दे वर कॉन्ट्राडिक्टिंग देमसेल्व्स एंड वर कन्वीनियंटली बिलीविंग दैट दे आर नॉट बीइंग नोटिस्ड। और आज यदि जम्मू संभाग की बात करें तो पहली बार जम्मू के मतदाता एक नए अंदाज से उसके अंदर आत्मविश्वास जगा है, और एक नए मिजाज का सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो शायद इसलिए कि बरसों के भेदभाव, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स, उनके कारण उसके मनोबल को निर्बल कर दिया गया। उसकी जहनीत में गुलामी की तासीर आ गई, उसके अंदर एहसास कमतरी आ गया। एंड दैट जम्मू प्राइड विच इज सो लाउडली टॉक्ड अबाउट सफर्ड फ्रॉम साइलेंट वोट, वो कहने की स्थिति में भी नहीं रहा। और ये 10 सालों में जो बदलाव आया है, जैसे अभी हमारे एंकर कह रहे थे, इसके पीछे बड़ी निष्ठा, इच्छा शक्ति और निरंतरता रही है मोदी जी की। देयर हैज बीन कन्विक्शन, देयर हैज बीन करेज ऑफ कन्विक्शन, देयर हैज बीन कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस टू चेंज दीज थिंग्स, not only on the ground, also at the mental level, at the psychological level. और पहले जम्मू संभाग को हमेशा ये शिकायत रहती, क्योंकि 10 वर्षों में एक नई पीढ़ी जन्म ले गई है, शायद उनको वो परवान चढ़े होंगे। जब 10 बरस पहले 5-4 बरस के होंगे तो नहीं, शायद याद ही नहीं कि उस समय का क्या मंजर था। कोई ऐसा महीना ना गुजरता जब कोई ना कोई हड़ताल ना होती, कोई ना कोई प्रोटेस्ट ना होता, कोई ना कोई आंदोलन ना होता, किसी न किसी वजह से। और शिकायत एक ही रहती कि जम्मू को नहीं मिला, दूसरी तरफ मिला। चाहे वो केंद्रीय राशि थी, चाहे वो विकास के कार्य के प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो नौकरियों को लेकर के था। और इतना ही नहीं, एज आई सेड, दिस वाज वुड वाज बीइंग सफर्ड साइलेंटली। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो पहले से चल रही थी, उनको भी षड्यंत्र के तहत रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर आपका डोगरा सर्टिफिकेट को लेकर के जो बहुत डोगरा के पैरोकार हैं, कांग्रेस में भी दूसरों में, वही जिम्मेवार हैं इसको रद्द करने के। इट वॉज कांग्रेस लेड गवर्नमेंट कोलिशन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड द डोगरा सर्टिफिकेट हैड बीन वेरी साइंटिफिकली डिवाइज, क्योंकि अंग्रेजों ने जब फौज की रेजिमेंट्स बनाई तो दे आइडेंटिफाइड द डिफरेंट रेसेस विच वर मार्शल बाय इनहेरिटेंस। तो गुरखा रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट बनी, डोगरा बना, सिख रेजिमेंट। और उस रेस के जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे उसके मुताबिक क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया। जैसे गोरखा के लिए कद कम हो तो कोई बात नहीं, एलिजिबिलिटी फिर भी रहेगी। इसी प्रकार डोगरा के लिए। लेकिन यहाँ पर
एक समान कानून हो, नियम हो, उसकी आड़ लेकर के इसको समाप्त कर दिया गया। इसी तरह शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, क्योंकि अक्सर हम मीडिया में भी ज़्यादा दिलचस्पी ये रहती है कि किसने किसको गाली दी और फिर उस गाली का जवाब क्या दिया कि आपको गाली दी कैसा लगा, तो वो कहता है मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सारा समय हमारा उसी में गुजर जाता है और डिबेट के लिए भी आसान रहता है, ना उसमें अध्ययन करना ना कुछ करना। और कई बार सोशल मीडिया और मीडिया ये भी समझने लगता है कि वही बना सकता है, बिगाड़ सकता है किसी को एमपी या विधायक। तो इस कारण कहीं ना कहीं ज़मीन से छूट जाता है। शाहपुर कंडी इज द much one of the least reported cases. It's a case history in the age of independence India. 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई, सदर अयूब खान वहाँ से और यहाँ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में, तो 3 दरिया गए थे पाकिस्तान को, झेलम, सिंधु और चिनाब, और 3 नदियाँ हमारे हिस्से में आई, रावी, सतलुज, ब्यास। और ये अपेक्षित था कि अपना अपना पानी हम इस्तेमाल करें। और इसकी योजना लगभग 1970 के, क्योंकि 60 में वो संधि हुई, 70 में इसकी योजना बनी, लेकिन 40 और नतीजा ये कि सारा का सारा हिंदुस्तान के हिस्से का रावी दरिया का पानी पाकिस्तान जाता था। और हम 9 बजे की डिबेट में बैठ के कहते थे कि पाकिस्तान का पानी रोक दो। मोदी जी के आने के बाद हमने एक छोटा सा नोट वहाँ पे सबमिट किया कि साहब ये जो हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, शायद इनको इस बात का इल्म नहीं कि हमारा अपना पानी भी पाकिस्तान जा रहा है। एंड अ सीरियस कॉग्निसेंस वाज टेकन, नाउ इट इज इन प्लेस। और अगर शाहपुर कंडी वक्त पे बन गया होता तो मैं अक्सर कहता हूँ कि कठुआ की अगली पीढ़ी ये भूल जाती कि कंडी को कंडी क्यों कहते थे। इसी तरह रेटले प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट का किश्तवाड़ में, पिछली सरकार ने, यूपीए ने उसे रोक लिया बेवजह एक विवाद पैदा करके कि इसको स्टेट बनाएगी कि केंद्र बनाएगा। वो भी मोदी जी के आने के बाद जॉइंट वेंचर के रूप में पुनः प्रारंभ हुआ। इसी तरह 4% रिजर्वेशन आपने LOC पे रहने वाले युवाओं को दे दी, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं दी, बिकॉज यू हैड द वोट बैंक कंसिडरेशन इन माइंड। सो यू आर एक्चुअली डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन यूथ in one part of the border and in the other part, which is not only unconstitutional, also inhuman. यानी आपने एक हिस्से के सरहद को, युवाओं को आरक्षण दिया, दूसरों को नहीं दिया। अब वो कुताई भी, वो एनैमली भी इन्हीं 10 वर्षों में उसकी भरपाई की गई, उसकी दुरुस्ती की गई। तो कहने का मतलब ये कि all these measures have been happening one after the other. Unfortunately, many of them are not reported in the media. इसी तरह से युवाओं की मानसिकता को पुनः बहाल करने के लिए 26 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में हमें से कुछ एक लोगों ने शपथ ग्रहण की। Within 3 months an order was issued abolishing that British legacy का जो dubious रूल था टू गेट योर सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड। अब यहाँ पर 370 की आड़ में वो नहीं हुआ, वो बाद में हुआ। लेकिन दिस वॉज नॉट ओनली अ गवर्नेंस रिफॉर्म, दिस हैज़ अ ह्यूज सोशो इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। Here we were sending out a message, incidentally, that also is related to my department of DOPT. We were sending out a message that, look here, now it is a government which has the capacity to trust the youth of this country. And if the population more than 70% is below the age of 40, if you don't trust them, how you are going to do business with them? उसके उपरांत 1 जनवरी 2016 को इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आया करती थी कि 100 अंक लेता है जो रिटर्न में बच्चा, उसको फेल करके नीचे कर दिया जाता है। और जहाँ लेन देन हो, जहाँ भाई भतीजावाद हो, जहाँ पक्षपात हो, उसको इंटरव्यू में 100 नंबर दे दिए जाते हैं। देश भर में वो 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया, वो दैट वाज आल्सो DOPT सर्कुलर। यहाँ पर वो लागू हुआ गवर्नर राय लगने के बाद। एंड दैट प्रोवाइडेड ए लेवल प्लेइंग फील्ड। उसका नतीजा आपके इतना भी है। आपके पुंछ से ही पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 11 नंबर पे एक लड़की आई, UPSC IAS। इसी प्रकार आपकी जो पब्लिक सर्विस जम्मू कश्मीर की लिस्ट है, उसमें उतने ही बच्चे यहाँ के भी आ रहे हैं, उतने ही बच्चे वहाँ के। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलावर बसोली से 1 दर्जन से अधिक सेल्फ इंस्पेक्टर आए। वो तो चौंक गए कि हुआ क्या है। दे कुडंट ट्रस्ट देम, दे कुडंट बिलीव इट कि भाई ऐसा कभी होता, क्योंकि वो तो समझौता कर बैठे थे कि उसी तरफ से बच्चे लगेंगे।
सो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है 10 बरस से, उससे नौजवान का हौसला जागा, उसकी एस्पिरेशन जागी और उसको ये महसूस हुआ कि इफ गिवन अ चांस आई स्टैंड इन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसी प्रकार रोजगार को लेकर के अच्छा लगता है कहने में, हम भी सियासतदान कह देते हैं इलेक्शन में कि हम सबको नौकरी देंगे, लेकिन किसी भी मुल्क में दुनिया के कोई भी सरकार हर नौजवान को तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन एक जिम्मेवार सरकार अपना दायित्व समझती है कि वो रोजगार के अवसर पैदा करे, एंड वी हैव वर्कड इन दैट डायरेक्शन। और ये कोई साधारण बात नहीं है कि मोदी जी ने 2015 में लाल किले के परिसर से अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, एंड द इंडिपेंडेंस डे एड्रेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज द डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन प्लेस। बहुत से लोगों को वो समझ ही नहीं आया क्योंकि हमारी उस तरफ रुझान ही नहीं था। बहुत से लोगों ने फ़ोन किया कि साहब इसका मतलब क्या। उस समय हिंदुस्तान में केवल 350-400 स्टार्टअप्स थे, आज बढ़कर के लगभग 2.25 लाख हो गए, एंड वी स्टैंड रैंक 3 in the startup ecosystem in the world. It's been a quantum jump, and some of them are world class. इसी तरह स्पेस में भी we had single digit startups, now we are over 300 within 5 years after we adopted the new space policy and opened it up to the private participation. जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहाँ केवल और केवल 30 स्टार्टअप थे ये बदलाव आने से पहले संविधानिक। Now that is also moved up to beyond 300. इसी तरह जो लेवेंडर का काम हुआ, पर्पल रेवोल्यूशन, जितनी बार उसकी बात मोदी जी ने की उससे कम बार मीडिया ने की। मोदी जी उसको मन की बात में भी 10 मिनट डिवोट किए, डोडा की सभा में भी किए और स्टार्टअप के सम्मेलन में भी किए। एंड द स्मॉल टाउन ऑफ भद्रवाह इज क्रेडिटेड फॉर हैविंग गिविंग अ न्यू जॉनर ऑफ एग्री स्टार्टअप्स टू द कंट्री। कि हुआ क्या था कि हमारे यहाँ स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट आया यूरोप से, लैंड हुआ बेंगलोर से, तो हम समझ बैठे कि स्टार्टअप का मतलब से केवल आईटी है, वेयर आर डोमेन इज एग्रीकल्चर, आर डोमेन इज मेरीन रिसोर्सेज। और लगभग 3000 लोग उससे जुड़ गए हैं। वो कृषि में भी उनका एक साधन बन गया और स्टार्टअप का भी, और ये सब इन्हीं 10 वर्षों में हुआ है। ये और बात है कि कभी कभी हमारे ध्यान से निकल जाता है। And therefore, because otherwise the story will go on for the whole day, I think now is the time of reckoning for Jammu and Kashmir, particularly for Jammu. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ का गठन किया था तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या ख्याल आया, और गुरुजी के साथ उनकी बड़ी लंबी चर्चा भी हुई थी जो आरएसएस के मुखिया थे। तो बोला अगर आपको चुनाव ही लड़ना है तो हिंदू महासभा है और बहुत सारे दल है। तो श्यामा प्रसाद ने यही कहा था कि हम हर बार ये कहते रहेंगे एक विधान, एक निशान और बहुत सी हमारे मुद्दे, लेकिन जब तक हम सत्ता के भागीदार नहीं बनेंगे हम अपना एजेंडा लागू नहीं कर पाएंगे। और 1952 के चुनाव में जब उन्होंने प्रवेश किया और केवल 3 सदस्य लोकसभा में चुन करके गए, एक तो मुखर्जी स्वयं थे, साउथ कैलकाटा सीट से आए हुए, 2 और, तो उनको किसी मीडिया वाले ने पूछा कि डू यू रिग्रेट योर डिसीजन? कहा नहीं, आप देखो हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, उस वक्त लगभग 50 करोड़ थी, तो बोला उसको तकसीम करो लोकसभा की सीटों से और फिर देखो 3 सदस्यों के पीछे कितने लोग हैं, इसका मतलब ये होगा इतने लोग मेरे साथ चलने शुरू हो गए। और यही बात, नाउ इज द टाइम फॉर जम्मू टू लिव अप टू द बिलीफ ऑफ मुखर्जी एंड टू रियलाइज दैट बिलीफ, and to realize that Jammu it is important now to control the decision making in the power structure, और वो तभी संभव है कि यदि हमारा उसमें सहयोग, अपॉर्चुनिटी फॉर जम्मू। अब जहाँ तक हमारा संकल्प पत्र है, then I'll conclude. I think how many of us has realized it's a beautiful blend of tradition and modernity, संस्कार एंड समृद्धि। उसमें परंपरा भी है, उसमें आधुनिकता भी है, उसमें संस्कार भी है, उसमें समृद्धि है। एंड दिस इज फॉर अस नाउ टू रियलाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द संकल्प पत्र कहते हैं बट कॉमन पार्लेज में, कंपेयर टू द मैनिफेस्टोज ऑफ द अदर्स। अब उसमें जाएंगे तो फिर बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन केवल एक उदाहरण देके वो विषय समाप्त करेंगे।
हमारे संकल्प पत्र में है मां सम्मान निधि, कि घर की जो बुजुर्ग होगी, सबसे वरिष्ठ महिला, बुआ है, फूफी है, माता है, दादी है, उसके नाम प्रति वर्ष 18,000 रुपये की राशि जमा करा दी जाएगी। अगर आप उसको गहराई से सोचें, एक आर्थिक सहयोग तो है ही है उस वृद्ध अवस्था में, लेकिन साथ ही साथ ये एक आस्था का भी विषय है। अब माँ का किया कोई चुका नहीं सकता, लेकिन ये एक तरह का ये जाहिर करने का प्रयास है कि माँ हम तेरा किया चुका तो नहीं सकते, लेकिन तेरे प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसके लिए ये छोटी सी भेंट अर्पण है। और दूसरी तरफ देखिए, वो कह रहे हैं हम 35 से वापस लाएंगे, 370 वापस लाएंगे। कम से कम कोई महिलाएं उठ करके बोलती कि उसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ यह है कि हम अपनी बेटियों को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। इन टुडेज एज एंड टाइम्स व्हेन मोदी इज कैरिंग इंडिया टू अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, क्या ये किसी को स्वीकार होगा? धर्म कोई हो, रात कोई हो, मजहब कोई हो। और ये वक्त था कि हम इस आवाज को बुलंदी से उठाते चुनाव अभियान के दौरान भी। और किस माँ को ये मंजूर होगा, चाहे उसका कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, कि उसकी बेटी अगर बाहर ब्याह करती है तो उसके माता पिता की जायदाद से हक से वंचित कर दिया जाता है। और इसी प्रकार जहां बुजुर्गों की चिंता है, इस संकल्प में युवाओं की भी है। 10 से 20 हज़ार की सहायता सहयोग किया जाएगा अगर आपको यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन की कोचिंग लेनी है। एवरेज जो कोचिंग होती है, जो आज के बड़े बड़े ट्यूटोरियल करते हैं, उसमें पूरा पैकेज अगर आप देखें तो 5-7 लाख रुपया लग जाता है। हालांकि आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर दैट। मैंने कहा भी है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव करो कि माता पिता क्या होता है कि सुबह सैर करते कोई निकलता है, उसको कह देता है मेरा अपना बच्चा आकाश में डाला तो उसके दिमाग में घूम रहा है। लेकिन आई हैव बीन सिटिंग विद द 20 टॉपर्स फॉर द लास्ट 10 years, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। लेकिन फिर भी जो देहात में रहने वाले बच्चे हैं वो अपने आप को वंचित ना महसूस करें, ये प्रावधान भी इसमें है। और इसलिए बिफोर वी कंक्लूड, प्राइम मिनिस्टर इज ऑफन टॉकिंग ऑफ विजन 2047 फॉर इंडिया। So what is the vision for the next 5 years and vision 2047 for Jammu and Kashmir? हम अक्सर बात करते हैं, बात करना अच्छा भी लगता है, एंड दैट इज टेकन वेरी वेल, कि हम 5वीं इकॉनमी है, हम चौथी हो जाएंगे, हम तीसरी हो जाएंगे। और ये सच है कि वी इन 2014 वी वर कंसिडर्ड अमंग द फ्रजाइल 5, टुडे वी आर टॉप 5। लेकिन कभी आपने ये साइंटिफिकली सोचा कि हम चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, फिर नंबर 1 पे कैसे आएंगे? वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा? और अगर आप इस पर गहराई से सोचेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वो सारे के सारे सरमाए जो एग्जॉस्ट हो चुके, जो सैचुरेट हो चुके, उनसे तो वैल्यू ऐड नहीं होगी। वैल्यू ऐड होगी उन रिसोर्सेज से जिन्हों अभी तक ना तराशा गया, ना तलाशा गया, ईदर रिमेन अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड। और उसमें 2 मुख्य तौर पर रहेंगे भारत के लिए। एक हमारा मेरीन रिसोर्स, 500 किलोमीटर लॉन्ग, उड़ीसा बंगाल से शुरू होकर के गुजरात महाराष्ट्र तक। We have an ocean called Indian Ocean. I was talking to some of the visiting delegation from Australia. I said, your country is known as Australia. Australia is a country, Australia is a continent, Australia is an island, but your ocean is not known as Australian Ocean. क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये उस समय भांपा कि there is immense wealth lying inside, minerals, metals, biodiversity. और इसी सरकार ने डीप सी मिशन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने 2 बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निरंतर 2022 और 23 में डीप सी मिशन का जिक्र लाल किले से किया। उसकी उतनी रिपोर्टिंग नहीं हुई जितनी नहीं होनी चाहिए, फॉर रीजंस नोन टू ऑल ऑफ अस। तो ये रिसोर्स वहां से आएगा। और दूसरा होगा हिमालयन रिसोर्स, जिससे जुड़ता है हमारा अरोमा रिसोर्स, जिससे आते ही लेवेंडर की बात, जिससे आती है बैंगनी क्रांति। और ये जो हिमालय की गोद में बसने वाले राज हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, हिमाचल है, इनके रिसोर्सेज एक्सप्लोर होंगे। और इन्हीं 10 वर्ष में याद रहे लिथियम की खान की भी खोज हुई है। अब ऐसा नहीं है कि ये तो रियासी पहले भी था, धरती भी वही थी नीचे, लेकिन किसी ने उसका प्रयास नहीं किया। और इसी 10 वर्षों में नीलम की खान, सफायर माइंस इन किश्तवाड़, उनकी भी हुई। सो ऑल दिस इज गोइंग टू contribute to the future economy of country, to raise it to where we are endeavoring to. और इसलिए
in a single sentence, I would say J&K is destined to play a leading role in the future growth story of India. But that is possible effectively only if all of us, each one of us, puts his and her might behind Narendra Modi. Thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर योर फ्रूटफुल वर्ड्स। तो हम अब अपने सीनियर साथी इशफाक गौहर को इनवाइट करेंगे स्टेज पर, और क्योंकि आतंकवाद की बात हो रही है, आतंकवाद से जुड़े बहुत से सवाल हैं जो आम जनता के मन में है, जो हमारे मन में है, और उन सवालों के जो जवाब हैं वो लेने के लिए यहाँ पर इशफाक गौहर स्टेज पर आएंगे। तो जैसा कि सर ने कहा, 5 अगस्त 2019 एक दिन, एक तारीख नहीं, एक ऐतिहासिक लम्हा जिसकी जड़ में वो एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके बाद न सिर्फ उस दिन को एक जश्न के तौर पर मनाया गया, बल्कि उसके बाद जम्मू कश्मीर ने एक नया सफर लिखना शुरू किया। ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि ना सिर्फ उस भेड़ियों से जम्मू कश्मीर को आजाद कराया, बल्कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब उसी पर चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने एक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन दी, और ये एक्सपेक्ट ही था कि इस तरीके की प्रेजेंटेशन होगी। लेकिन मैं ज़रा शुरुआत यहाँ से करूँगा। लास्ट टाइम पिछले दिनों हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को जम्मू में सुना, आज आपको सुना। एक विजन ये है कि अब की बार बीजेपी की सरकार और जम्मू सेंट्रिक से ये सारा कुछ चलेगा। प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन, और क्या इतने मुतमईन आप हैं, जिस तरीके का कैंपेन, सब चीज़ें आपने देखी कि इतना ग्रॉस रूट सपोर्ट मिल जाएगा और हम यहाँ पर हैं कि हम ये सारी चीज़ें डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, जाहिर है, मुझे लगता है इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत से अपने तौर पर, और चूंकि भाजपा का फलसफा शुरू से रहा है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट टू नन, और इसलिए जो जिसका हिस्सा है उसको मिलेगा, जहां जिसकी जरूरत है वो भी मिलेगी, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक। जम्मू को भी उसका हिस्सा, कश्मीर को भी उसका हिस्सा। आप देखिए पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना था जो कश्मीर में लगा और जम्मू में नहीं लगा हो। अगर एम्स यहाँ वहाँ बना तो यहाँ भी बना, अगर इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कठुआ में बनी तो वहाँ कुपवाड़ा को दी गई, अगर रिंग रोड का यहाँ पे मंसूबा बना तो वहाँ भी बना। ये और बात है कि परिस्थितियाँ वहाँ कुछ ऐसी थी कि तीनों प्रोजेक्ट वहाँ पर विलंब से चल रहे हैं, यहाँ पे देव ऑलरेडी बिकम फंक्शनल ऑलमोस्ट। तो कहने का तात्पर्य ये कि, और वही हमारे मनोबल को भी बढ़ाएगा, हमारी जहनीत को भी बदलेगा। और मोदी जी ने एक नई संस्कृति, एक नई तहजीब को जन्म देने की कोशिश की है कि धर्म जात से ऊपर उठ करके आप जितनी भी योजना बना है, आप जाइए हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इतने पहाड़ है, रूह खुश हो जाती है जब पहाड़ों के ऊपर आप देखिए। जो एक ज़माने में वहाँ मिट्टी के झोंपड़े हुआ करते, आज पक्के मकान हैं। और ये नहीं पूछा कि ये घर किसी हिंदू का, कि मुसलमान का, कि ब्राह्मण का, कि ठाकुर का। तो ये जो जहनीत उसी से बदलेगी हमारी अगली पीढ़ी की। दैट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि किस तरीके से यहाँ गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है वो अपना व्यू पॉइंट रख रही है, लेकिन कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस लगातार एक चीज़ को फोकस पॉइंट बना के चल रही है कि बेरोजगारी। आपने कहा कि हर एक को रोजगार नहीं मिलेगा। अब जिस तरीके का वहाँ स्लोगन है, उसको किस तरीके आप प्रैक्टिकल देखें, चूँकि आप दिल्ली से लेकर यहाँ तक आप सब चीज़ें जान रहे हैं, क्या कुछ है? बेरोजगारी तो हर चुनाव में मुद्दा रहेगा, क्योंकि हर नौजवान को बेरोजगार, आप हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, इफ दैट इज द कॉन्सेप्ट। बट रोजगार डज नो टू वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज मीन द सेम। एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन अ गवर्नमेंट जॉब, स्ट्रिपिंग डजंट नॉट मीन अनक्लोथिंग। तो किसी भी लफ्ज का एक जैसा मतलब नहीं है। तो रोजगार के जरिए उपलब्ध करवाना वो है, और वो झलकता है सरकार की नीयत में और नीति में। और ये जो स्टार्टअप की बात की गई वो उसी के ताल्लुक से है, जो रोजगार मेला का शुरू हुआ क्रम वो भी उसी के ताल्लुक से। और एक इंसाफ पसंद तरीके के साथ रोजगार मुहैया किया जाए, जिसकी जो प्रतिभा है, योग्यता है, और जितना परिश्रम करने का उसमें मादा है, क्षमता है, उसके अनुसार। एंड आई थिंक पीपल आर नाउ वॉचिंग, क्योंकि कोई ऐसा है कि जो आम इंसान है, वोटर, वही मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस एंड समटाइम्स मीडिया ऑल्सो इज स्टिल वर्किंग ऑन द लाइंस ऑफ द लास्ट इलेक्शन। वोटर ये समझता है कि कितनी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ उसके लिए काम किया जा रहा है। हर
जब बाप ये समझता है कि मैं अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनाऊं, तो कोशिश करता है, पहले वो उसका वो इम्तहान देता है, सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाता, फिर वो दरवाजे खटखटाता है प्राइवेट कॉलेजेस के, तो वो डोनेशन मांगते हैं, वो भी नहीं हो पाता, इधर उधर हाथ मारता है, वो भी नहीं हो पाता, थक हार के कहता है बेटे को, चल बेटा तू अब BSc कर ले, वो करता है। लेकिन बच्चा कभी ये नहीं कहता कि मेरा बाप दुष्ट है, क्योंकि उसे ये तसल्ली है कि देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट मेड, एंड आई थिंक मोदी गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग दैट ट्रस्ट एंड दैट क्रेडिबिलिटी, और उसके चलते ही रोजगार। और जहां तक इफ यू गो स्टैटिस्टिकली, ये जितने स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज आई हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी आई हैं। टुडे स्पेस सेक्टर, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था, इट्स बिकम अ ह्यूज ल्यूक्रेटिव एरिया। और शायद यहाँ पे भी लोगों को मालूम नहीं है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्पेस टेक्नोलॉजी टीचिंग सेंटर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में बनाया, कश्मीर में नहीं बनाया, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई, किसी अखबार ने रिपोर्ट भी नहीं किया। और उसका नाम सतीश धवन सेंटर रखा इसलिए कि दैट इज ऑल्सो वेरी लिटिल नोन फैक्ट दैट सतीश धवन बिलोंग टू श्रीनगर। तो श्रीनगर से वो 60 के दशक में बंगलौर चले गए थे। उस समय बड़े खतरी फैमिलीज रहती थी श्रीनगर में, चोपड़ाज रहते थे, ये विनोद, रामन सागर, चंडेल, तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज फैमिली। तो अब उसमें 150 का एडमिशन होता है थ्रू IIT JEE। पहले सिर्फ ट्रिवेंड्रम में ऐसा था, 150 की 100% जॉब प्लेसमेंट, और 75 to 80% यूज टू गो टू नासा, जो अमेरिकन एजेंसी। अब तो यहाँ पे भी उसके अफसर बन गए। तो ये सब काम 10 वर्षों में ही हुए हैं। जो एरियाज अनअटेंडेड थे, विच कुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड, आर नाउ बीइंग एक्सप्लोर्ड। नहीं, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर में भी होगी वो यही होगी, ये जो अनएक्सप्लोर सेक्टर्स हैं इस पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाए, ताकि एंटायर जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई दिशा में रोजगार मिल सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर तो टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, और खासतौर से जम्मू संभाग, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड एंड वैरायटी ऑफ अदर रीजंस। इसको तो कभी, अब जैसे मैंने लिथियम का उदाहरण दिया, तो लिथियम तो रातों रात पैदा नहीं हुआ, वो पहले भी वहीं था, ये पहाड़ भी पहले थे। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी। अब वो प्रायोरिटाइजेशन आई है। 5 अगस्त 2019 के बाद एक मेजर चेंज है एंटायर जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर प्रोविंस में जिस तरीके का मेजर चेंज आपने भी खुद अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा है, व्हाट नेक्स्ट नाउ? ये 5 साल हमारे पहले जो थे कार्यकाल के, वो निकल गए पिछले के बैगेज को उतारने में। जब हम 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण हुआ शाम को, मैंने एक छोटा सा पीस लिखा था, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। और 6 बजे 6:30 का समय था, धीरे 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 जैसे सायंकाल ढलने लगा और शाम के साये लंबे होते गए, तो यकायक कैसे लगा कि उजाला हो गया, कि सूर्योदय हो गया। इतने सारे टेलीविजन ऑन हो गए। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट वाइडली वॉच्ड स्वेरिंग इन सेरेमनी अक्रॉस द वर्ल्ड एवर। और उस समय लोगों में हताशा थी। हिंदुस्तान में खासतौर से युवा इस इंतजार में रहता कब मौका मिले तो विदेश चला जाए, इतना ज़्यादा कि भाई यहाँ तो घोटाले ही होने हैं, यहाँ तो वंशवाद ही चलना है। तो इम्पॉर्टेंट वॉज टू रिस्टोर दैट फेथ इन डेमोक्रेसी ऑल्सो इन द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। 5 साल वो हो गए। फिर जो पिछले स्कैंडल्स थे उनकी भरकाई में अगले 5 साल में वी हैव ट्राई टू क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर। अब समय आएगा टू कंसोलिडेट ऑन दैट, एंड इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अगर हम फ्रेजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आए, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद यहाँ के ऑडियंस को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती, आजकल तो एविडेंस बेस्ड युग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है एक, एंड आई एम टॉकिंग द वर्ल्ड पैरामीटर्स। वी वर 81 इन 2014, वी हैव जम्प्ड 41 प्लेसेज अप, टुडे वी आर 40। बायो इकॉनमी जो आने वाली रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री की, वो बायो इकॉनमी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होनी चाहिए। शायद किसी का दिमाग इस तरफ गया नहीं है, जैसे 90s के दशक में आपकी IT रेवोल्यूशन थी, वी चेंज द एंटायर सिनेरियो। आने वाले समय में बायो इकॉनमी होगा। अब माइक्रोब्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, वो काम शुरू हो गया। एनिमल फ्री मिल्क एक बेंगलोर की स्टार्टअप ग्रुप ने बनाया, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी। आने वाले समय में आपको मटन खाने को मिलेगा, वेजिटेरियन मटन, ये सारा लैब में बनेगा और वो रेवोल्यूशन होगी। उसमें वी वर जस्ट 50 स्टार्टअप्स इन 2014, नाउ वी हैव गॉन अप टू 600। वी आर द फर्स्ट टू हैव अ बायो इकोनॉमी पॉलिसी, बायो E3 उसको कहा गया, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड G20 जब हुआ पिछले साल, तो प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल बायो एक प्लेटफॉर्म
की भी घोषणा की। सो अब वो वक्त आया है कि नाउ वी आर एट पार विद अदर कंट्रीज। और ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर हम उस तरफ भी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी अध्ययन का समय नहीं रहा किसी को। एंड देयर आर इनफ एविडेंसेस टू मेक द यंगस्टर्स अंडरस्टैंड। उदाहरण के तौर पर टेक्नोलॉजी में हम पहले 10-15 साल पीछे रहा करते थे। उसका सबसे उम्दा मिसाल है कि आजकल जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और आप देखते हैं वो डिबेट होता है, जो 1960 का डिबेट हुआ इन विच जॉन कैनेडी टर्न द टेबल्स ऑन रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, बट कैनेडी बिकॉज ऑफ हिज चरिज्मा, हिज ओरेटोरियल स्किल्स, एक डिबेट हुआ और कैनेडी जीत गए। और 1960 में हिंदुस्तान में ना ये मालूम था कि टीवी क्या है और ना है क्या डिबेट है। यहाँ 70 के दशक में शुरू हुआ कोई थोड़ा सा चित्रहार हफ्ते में एक बार, लेकिन आज वो नहीं है। आज क्वांटम टेक्नोलॉजी में वी आर अमंग द 5 or 6 nations in the world who have already got themselves initiated. स्पेस सेक्टर में पहला मानव चांद की धरती पर 1969 में उतरा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन, जिसने पैर रखते ही धरती पे कहा था कि स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। और 1969 वो साल था जब हमारे इसरो का गठन हुआ, वी वर गेटिंग बॉर्न। लेकिन आज देखिए, आज हम अमेरिका से पहले साउथ पोल में पहुंच गए, साउथ पोल में। सो देयर इज अ क्वांटम, बिकॉज इतना फोकस्ड और कंसिस्टेंसी के साथ मोदी जी ने इसको पुश दिया है इन द लास्ट 10 years, एंड इसी से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट अलग से नहीं होगी। अब आपने स्पेस सेक्टर में ये जो हमारा अभी का फर्स्ट 100 days का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1000 crore हैज बीन ईयर मार्क्ड फॉर स्पेस स्टार्टअप्स। एंड जो हमारे पहले हैं, जैसे हमारा पहला स्काई रूट था, पहला स्पेस स्टार्टअप, वो तो अब अपने प्राइवेट रॉकेट बनाने की फैक्ट्री खोल बैठा हैदराबाद में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास युवा में प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता भी है। 2014 से पहले हमारा नौजवान जो बाहर जाता था तो अपनी पहचान करवाने में संकोच करता था, अपना तारुफ देने में संकोच करता था। अब क्या हो गया है कि हिंदुस्तानी कहलाने से आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं। मैं जर्मनी में गया तो आई फाउंड दैट ऑल दी देयर वर 12 फूड आउटलेट्स हिंदुस्तानी। तो मैं इन्हीं युवाओं से मिलता हूँ, इन्हीं से सीखने को मिलता। तो मैंने पूछा, भैया इतने यहाँ हिंदुस्तानी तो है ही नहीं, वहाँ पे डायस्पोरा बहुत कम है। तो वो हंसने के बोले, सर ये हिंदुस्तानियों को खिला के थोड़ी काम चल रहा है, हमने अंग्रेज़ों का टेस्ट बदल दिया। कहने का मतलब ये कि उनके पास इतना एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और फिर कोई भी ऐसा स्टार्टअप ग्रुप नहीं है जिसमें हिंदुस्तानी बच्चे बच्चियाँ ना हो। तो मैंने एक यूरोपियन को पूछा कि वाई डू यू प्रेफर इंडियन चिल्ड्रन, उसने फिर बहुत सारे पॉइंट, और आखिर में बड़ा दिलचस्प उसने कहा, दे डोंट टेक अ वीकेंड ऑफ। हमारे बच्चे फ्राइडे इवनिंग गायब हो जाते हैं, मंडे मॉर्निंग वापस आते हैं। तो कहने का ये है कि हमारे पास कैपेसिटी भी थी, टैलेंट भी था, पोटेंशियल भी था, लेकिन उसको चैनलाइज नहीं किया गया था। डॉक्टर साहब, पोटेंशियल की बात हो रही है, तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इंटायर जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में। और उसमें सबसे बड़ा अगर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें, एक बड़ी दुविधा है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और सारी मिनिस्ट्री हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को चिट्ठियाँ लिखी जा रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर काम किया जाए। क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्योंकि ये एक मेजर फोकस रहेगा हमारा। इसके ताल्लुक से ये बात मैं आपको बता दूं, शेयर करूं कि किश्तवाड़ इज सून गोइंग टू बी द पावर हब ऑफ नॉर्थ इंडिया, और वो भी सारा इन 10 सालों में हो। 1000 मेगावाट का पक्कल डोल, 850 मेगावाट का रेटले जिसे रोक दिया गया था फिर से शुरू हुआ, क्वार प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट, दूल हस्ती का अगला फेज। और इससे बिजली हम बाहर अपनी भी सफिशिएंट होगी, बाहर भी देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक गार्डगिल फार्मूला होता है बिजली के लिए, 50% अपनी, 35% पड़ोसी राज्य और बाकी ग्रिड में जाती है। और किश्तवाड़ जैसे शहर में अब हवाई अड्डा बनने वाला है, उड़ान स्कीम पे थे। तो आप देखिए, आपने ठीक कहा कि ये रिसोर्सेज एक्सप्लोर नहीं हुए, और वहीं पर सफायर की माइन भी है जी। तो इंडस वाटर ट्रीटी की रही, और उसमें कई अनेकों कारण रहे, कुछ पॉलिटिकल भी रहे होंगे। जैसे मैंने कहा, शाहपुर कंडी बनाने से हमें कोई रोकता नहीं था, वो तो हमारे हिस्से का पानी था, लेकिन शायद उसका लाभ चूंकि अधिकतर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को पहुंचता, इस तरफ कठुआ और सांबा, और पंजाब की तरफ गुरदासपुर, अब तो वहाँ पठानकोट भी अलग ज़िला बन गया। तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रमुखता था, इसलिए इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। लेकिन धीरे धीरे अब उस लाइन पे चलना शुरू हो गया। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करके नई गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में जो जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्ट की जा रही है बनेगी, उसमें ये प्रायोरिटी रहेगी सेंटर के साथ मिल के ये सारी चीज़ें चलें, और ये जो हमारा हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल कर एक स्ट्रीम लाइन किया जाए, नौजवान को कुछ मिले। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो ऑप्शन नहीं होगा, दैट विल बी अ कंपल्शन। क्योंकि इफ़ यू हैव टू ग्रो बियॉन्ड वेयर वी आर,
उसके लिए फिर दो चीज़ें लाजिम है। एक तो यू हैव टू ग्रो इन एन इंटेग्रेटेड फैशन। द इरा ऑफ साइलोज इज ओवर। आप अलग बैठ के नहीं रोक सकते। स्पेस सेक्टर को आपने सीक्रेसी के पर्दे में रखा। जब मैं पहली बार गया श्री हरिकोटा, डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे मित्र भी थे, उनको मैंने यहाँ एडवाइज़र लगवाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर इन द मिडल ऑफ द नाइट आई विल टेक यू टू अ स्पॉट वेयर इवन द साइंटिस्ट आर प्रोहिबिटेड। तो क्या स्पॉट था कि जहाँ सुबह 4 बजे रॉकेट जाना था। तो मैंने कहा राधा, आई ट्राई टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। व्हाट आई लर्न टुडे इज कि टू रीच दिस स्पॉट either one should be as eminent a scientist as you are or as जगाड़ू as I am। तो फिर मैंने कहा यार व्हाट इज द फन इन डूइंग दिस। मोदी जी के आगे जब बात ये रखी तो पहली बार विच वॉज अनबिलीवेबल किसी ने प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस को खोला। अब देखिए उसी से ये क्वांटम जंप हुआ। हमें इंटेग्रेटेड फैशन से ग्रो करना पड़ेगा और वो सेक्टर जिनको हमने पूरी तरह पोटेंशियल जिनका एक्सप्लोर नहीं किया वो करना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इफ द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी हैज टू ग्रो फर्दर। सो इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 370-35 को लेकर बड़ी सियासत चल रही है आजकल, और अक्सर जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस है, वो लगातार ये आरोप कर रही है कि लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर को और फॉरेनर्स के हाथ, गैर रियासतियों के हाथों में सब कुछ चला गया जी और स्टेट के हाथ में कुछ भी नहीं है। हाउ फार इट्स करेक्ट, और किस तरीके से इस प्रोपेगेंडे को जवाब दिया जाए? अब ऐसा है कि मुझे लगता है इसकी जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप ये तो नहीं अपेक्षा करेंगे कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस हमारी पीठ थपथपाए। अगर वो पीठ थपथपाएंगे तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? सो एन ऑपोजिशन विच दे आर डूइंग एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट और पॉसिबली मैन्युफैक्चर अ नैरेटिव विच सूट्स देम। लेकिन जैसे मैंने कहा आम आदमी उससे कन्विंस नहीं है। ये 370 का मुद्दा, मैं पहले ज़माने में 20 साल पहले भी जब मैनी पीपल रिफ्यूज टू बिलीव, मैं कहा करता था कि कश्मीर का इशू है ही नहीं, हमने कह के बनाया है। मैं उस जमाने में भी कहता था जम्मू कश्मीर इज अ स्टेट, वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, लाइक आंध्र प्रदेश, लाइक पंजाब, लाइक हरियाणा। बार बार कहते हैं कश्मीर इशू को बनाते हैं। अभी 370 इशू भी सियासतदान बना रहे हैं। आम आदमी के लिए इशू ही नहीं है और आम आदमी इससे मुतमईन है वो ना हो। एंड देन आजकल वोटर बड़ा चला गया। आपने देखा ये जो आपके एग्जिट पोल क्यों ख़राब हो रहे हैं, उसके ऊपर एक ने केस स्टडी की और आखिरी उसने बताया कि वोटर भी झूठ बोलता है एग्जिट पोल सर्वे से। तो अभी बीजेपी का एग्जिट पोल क्या है सर जम्मू कश्मीर को लेकर? हम तो आश्वस्त हैं कि बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। आउट ऑफ हिज ओन या किसी का सहारा लेना? ऑन आर ओन, हम उसी लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।